नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस में। मैं अंकित। आज बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को देखते हैं, है ना। मूल अधिकार के बारे में इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं पहले कि इसका इतिहास क्या रहा है ना। इसका इतिहास क्या रहा है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ चलते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के साथ चलते हैं। तो एक सन याद आती है मुझे, सन 1215। 1215 इंग्लैंड के सम्राट हुआ करते थे उस वक्त के, जॉन। इंग्लैंड में कौन हुआ करते थे? सम्राट जॉन। सम्राट जॉन ने क्या किया, हुआ क्या कि 12वीं सदी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था। तो औद्योगिकरण जब स्टार्ट हुआ तो औद्योगिकरण स्टार्ट होने के बाद वहाँ मजदूर उदय हुए। जब मजदूर उदय होंगे तो शोषण का भी उदय होगा, और जब शोषण होगा तो डिमांड होगी अधिकारों की। तो ये पहला समय है जब मूल अधिकारों की डिमांड आई, और मूल अधिकारों की जब डिमांड आई तो सम्राट जॉन ने मानवाधिकारों का एक पत्र जारी किया। क्या जारी किया? मानवाधिकारों का पत्र। और इस पत्र को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो एक बात बता देता हूं, मूल अधिकारों के पिता सम्राट जॉन, मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज मानवाधिकारों का पत्र ये किसने पेश किया? सम्राट जॉन। कब आया? 1215। कहां पर आया? इंग्लैंड में। ये प्रथम लिखित दस्तावेज है। प्रथम लिखित दस्तावेज, ठीक है। मूल अधिकारों के पिता माना जाता है इन्हें। मूल अधिकारों के पिता, ठीक है भाई। फादर ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है? सम्राट जॉन है। मैग्ना कार्टा, मूल अधिकारों का पहला पत्र, प्रथम लिखित दस्तावेज। इसके बाद 16वीं सदी यानी कि 1689। अगली सन कौन सी आती है? 1689। जगह वही इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ये 16वीं सदी जब आई और 17वीं सदी के करीब हम जब पहुंचे तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो अपने चरम पर था, अपने टॉप पर पहुंच चुका था। तो इसको बोलते हैं हम गौरवमयी क्रांति के बाद। गौरवमयी क्रांति के बाद, गौरवमयी क्रांति के बाद इंग्लैंड में क्या हुआ? मूल अधिकारों का घोषणा पत्र आया। अब मैं क्या लिख रहा हूं? मूल अधिकारों का घोषणा पत्र। अभी ये पत्र है, ये क्या है? घोषणा पत्र। बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है। क्या आया? मूल अधिकारों का घोषणा पत्र। ये मूल अधिकारों का घोषणा पत्र आया कब? 1689 में इंग्लैंड में। इसके बाद एक सन और बता देता हूं, फिर उसके बाद चल रहे हैं। पहले इसको रब कर लेते हैं, दिखेगा नहीं सर ऑनलाइन। नोट डाउन कर लिया? करो, इधर ही बैठ जा, पीछे से आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया कि मूल अधिकारों का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है। इंग्लैंड के सम्राट जॉन पहले मूल अधिकारों को लेकर आए। मानवाधिकारों का पत्र था जिसे कहते थे प्रथम लिखित दस्तावेज है। ऐसे ही मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, और इसी आधार पर भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 मूल अधिकार या अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, 12 से 35, ठीक है। अगली सन बताने से पहले मैं आपको पत्र और घोषणा पत्र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इसको मैंने पत्र क्यों कहा और उसे घोषणा पत्र क्यों कहा। यानी पत्र को आप इस तरीके से समझें कि राजा का आदेश, यानी कोई कानून नहीं बनाया गया, कोई संसद में पास नहीं हुआ, राजा ने आदेश दे दिया और लिखकर आदेश दे दिया कि भैया ये नियम लागू आज से कर दिए जाएंगे। ये था क्या? पत्र।
घोषणा पत्र क्या था? इंग्लैंड में संसद बन गई, संसद में बिल के रूप में पास हुआ और उसे अधिनियम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बात समझ में आई? क्या था घोषणा पत्र? यानी कि आप पत्र और घोषणा पत्र को इस तरह से समझें वर्तमान में, यानी कि वो है नहीं रियलिटी में, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अध्यादेश राष्ट्रपति का पत्र है, वही कानून का प्रभाव, लेकिन जब वो संसद में पास हो जाए तो अधिनियम यानी कि घोषणा पत्र। बात समझ में आ गई? ठीक 100 वर्ष बाद 1789 जगह है फ्रांस। जगह कौन सी है? फ्रांस। यहां फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में फिर आया मूल अधिकारों का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र, और ये पहला वक्त था जब मूल अधिकारों को परिभाषा दी गई, यानी कि बताया गया कि मूल अधिकार क्या होते हैं। यानी कि इसमें कहा गया कि मूल अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। मूल अधिकार कैसे हैं? नैसर्गिक व अप्रतिदेय। नैसर्गिक का अर्थ बताता हूं मैं आपको। नैसर्गिक का मतलब ये है कि नेचर ने जिन्हें आपको सौंपा है, यानी कि इसको देने वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपके जन्म क्या माँ के गर्भ में जब आप आए तब से आपको ये अधिकार मिलना आरंभ हो गया। यानी इनको दिया किसने है? प्रकृति। यानी कि ये क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त। वहीं अप्रतिदेय, जब कोई चीज प्रकृति द्वारा दी जाती है तो अप्रतिदेय का मतलब यह है कि इन्हें किसी और से छीनकर किसी और को नहीं दिया गया है, यानी कि ये अधिकार सभी के पास समान रूप से हैं। यानी किसी के कम कर कर किसी अन्य को ना तो दिया गया है ना ही दिया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार मेरे पास कुछ ज़्यादा है या मेरे काट कर आपके पास कुछ ज़्यादा कर दिए, सबके पास समान है। ठीक है। अप्रतिदेय का मतलब ये है इन्हें किसी एक से लेकर दूसरे को नहीं दिया जा सकता। इन्हें किसी एक से लेकर दूसरे को नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ रही है? अगली बात करता हूं। एक वाद याद आ रहा है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद। वाद का नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इस बाद में इस बात को स्वीकारा गया कि मूल अधिकार नैसर्गिक व अप्रतिदेय हैं और इन्हें हमने यूएस से लिया है। ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मूल अधिकार का सोर्स क्या है? मूल अधिकार कहां से लिए गए? अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएस से। और ये कैसे हैं? नैसर्गिक और अप्रतिदेय। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में इस बात को स्वीकार कर लिया गया। तो फंडामेंटल राइट का सोर्स क्या है? यूनाइटेड स्टेट। इन्हें कहां से लिया गया है? यूएस से लिया गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? यहीं पर एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की भूमिका रखते हैं। भारतीय संविधान कैसे रखते हैं? संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की भूमिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए? यूनाइटेड स्टेट्स से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के रूप में हमने किस देश का अनुसरण किया है? तो यूएस के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं होते थे, 10 संवैधानिक संशोधनों से उसको जोड़ा गया था। ठीक है। वहीं भारत के मूल संविधान में मूल अधिकार थे और ब्रिटेन के भी मूल संविधान में मूल अधिकार मौजूद थे। तो इस बात को आप नोट कर लें कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के रूप में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के रूप में हमने यानी भारत ने ब्रिटिश पद्धति का अनुसरण किया है।
यानी किसका अनुसरण किया? ब्रिटेन का अनुसरण किया है। बात समझ में आ रही है? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके मूल संविधान पर। आपके संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है। कहाँ तक दिए गए? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 या भाग 3 या मूल अधिकार। ठीक है। मूल संविधान जब बनकर आपका तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949, तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7। एक अधिकार को यहां पर समाप्त कर दिया गया। वो अधिकार कौन सा? कौन से संविधान संशोधन से? ठीक है, एक अधिकार को क्या किया? अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है आपके पास 6 फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 31 को 44 में संविधान संशोधन 1978 से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। हटा दिया गया। अब जो अनुच्छेद 31 है, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है, इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार। इसको 244 में संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। वर्तमान में यह मूल अधिकार नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में मौजूद है। अब ये वर्तमान में कहाँ है? अब ये अधिकार कहाँ पे है? वर्तमान में अनुच्छेद 300A में मौजूद है। तो संपत्ति का अधिकार जो कभी मूल अधिकार हुआ करता था, वो अब मूल अधिकार ना होकर संवैधानिक अधिकार रह गया है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 300A या का में मौजूद है। बात समझ में आ रही है? संपत्ति के अधिकार को हटाया क्यों गया? मुद्दा ये कि इन्होंने संपत्ति के अधिकार को क्यों समाप्त किया, तो उसके पीछे कुछ रीजन थे। अगर संपत्ति का अधिकार बना रहता तो यानी कि मूल अधिकारों के संबंध में हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर इनका हनन होता है। और संपत्ति के अधिकार के तहत क्या होता? यानी राज्य को आवश्यकता होती है विकास की। राज्य विकास कैसे करेगा? तो संपत्ति विकास में रोड़ा बन सकती थी। जैसे कि आपने देखा होगा नेशनल हाईवे निकलते हैं, तो राज्य क्या करता है? राज्य उचित मुआवजा देकर संपत्ति को ले लेता है। क्यों? देश के विकास के लिए। अगर ये अधिकार होता तो फिर हर व्यक्ति क्या करता? सुप्रीम कोर्ट जाता और देश के विकास में या राज्य के विकास में क्या आती? अड़चन पैदा होती। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, अभी इसको नोट डाउन करें, फिर मैं बात करता हूँ कि वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से मौजूद हैं। और हाँ, एक बात और, आपके संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, वो मूल अधिकार नागरिकों को, गैर नागरिकों को, बालकों को, महिलाओं को, बच्चों को, अलग अलग तरीके सबको मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ व्यक्ति शब्द इसका प्रयोग करूंगा मैं, वो है नागरिक प्लस गैर नागरिक, यानी कि भारतीय नागरिकता भी हो और कोई विदेशी भी हो। और जहाँ मैं नागरिक शब्द यूज करूंगा तो उसका मतलब है नागरिक। बात समझ में आ रही है?
हो गया नोट डाउन? आगे बढ़ते हैं। आज वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। उन 6 मूल अधिकारों को एक साथ लिख लेते हैं। छह मूल अधिकार। पहला, समता का अधिकार, राइट टू इक्विटी। सबको एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे। और समता का अधिकार दिया गया है 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। अगला है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आपको दिया गया है अनुच्छेद 23-24 के मध्य। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का बिल्कुल अधिकार जो दिया है 25 से 28 के मध्य। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। जो दिया है अनुच्छेद 29, 30। और अगला था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिया गया। अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है अनुच्छेद 32। संविधान की आत्मा बोला इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी अधिकार के तहत आप बाकी के अधिकारों को बचा सकते हैं। ये एक ऐसा अधिकार है, अगर ये नहीं होगा तो बाकी के अधिकारों के शोषण होने की संभावना, हनन होने की संभावना बढ़ जाएगी। 33, 34, 35 में कुछ निर्बंधन दिए गए हैं, ठीक है, उसकी बात करूंगा। 35A के हटने की बात करूंगा आपसे। तो अब हमारा पहला पॉइंट होगा अनुच्छेद 12। 12 और 13 की बात नहीं की, तो 12 और 13 में क्या है उसको जान लेते हैं। तो अगला पॉइंट होगा हमारा अनुच्छेद 12। तो हेडिंग डालने अनुच्छेद 12। उम्मीद करता हूं क्लास समझ में आ रही ही होगी। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की टैगलाइन है परिभाषा। और यह परिभाषा दी गई है राज्य की, यानी कि राज्य क्या है, क्या होता है राज्य। ठीक है, संविधान ने जो आप जिन्हें राज्य कहते हैं उन्हें प्रांत कहा है, और सेंट्रल को इन्होंने क्या कहा, राज्य। ना केवल सेंट्रल को, और भी चीजों को इसने राज्य कहा है। तो भाग 3 के लिए राज्य क्या है। तो राज्य क्या है, तो राज्य की परिभाषा में बताऊं तो मैं पहली बात, भारत की सरकार। राज्य में कौन आएगा, भारत की सरकार। और इस सरकार के 3 अंग होते हैं इस संसद में, राष्ट्रपति, राज्यसभा और फिर लोकसभा। इसी तरीके से राज्यों की सरकार, यानी कि विधान मंडल, नहीं, विधान मंडल,
और इस विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद जहां जहां मौजूद है, और विधान सभा। और 2 चीजें इन्होंने और कहीं, स्थानीय प्राधिकारी और दूसरी बात थी अन्य प्राधिकारी। ये बात समझ में आई। स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी को मैं समझाऊंगा अभी आपको। भारत की सरकार यानी कि संसद, यानी कि राज्य को इन्होंने माना जिसके पास विधि, उपनियम, नियम, कानून बनाने की शक्ति है, वे सब क्या है, राज्य है। ना केवल बनाने की शक्ति बल्कि उसको लागू कराने की शक्ति भी मौजूद हो। विधि, नियम, उपनियम बनाने और लागू कराने की शक्ति जिनके पास है वो सब क्या है, राज्य है। बात समझ में आ गई। स्थानीय प्राधिकारी में मैं आपको थोड़ा सा बता के जा रहा हूँ, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। स्थानीय प्राधिकारी में होता है जैसे कि आपकी नगर पंचायत है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ग्राम पंचायत है, ये स्थानीय प्राधिकारी हैं, ठीक है। अन्य प्राधिकारी में आपका आ जाएगा जैसे कि डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, यानी कि हर वो व्यक्ति जिसके पास कानून बनाने की शक्ति उसको सौंप दी जाए। बात समझ में आ गई। बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।